अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के दौरान पाकिस्तान की काविशों से होने वाली जंगबंदी के बावजूद मशरिक़ वस्ता में जंग के साए मंडलाते रहे, लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरान में अहम मुलाकातों और फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान के बाद एक बार फिर अमन की उम्मीद ने जन्म लिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपना दौरा मुकम्मल कर चुके हैं और ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। फील्ड मार्शल के दौरा ईरान में हतमी मफाहमत की तरफ हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। इस सब के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर सख्त बयान सामने आया, जिसके बाद मुज़ाकराती अमल एक बार फिर नाकाम होता दिखाई दिया। लेकिन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पिछले 24 घंटों में 2 बार इस उम्मीद का इजहार कर चुके हैं कि ईरान के साथ मामलात तय पा जाएंगे। इस सब पर और दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब। बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपके वक्त का। मालिक साहब, आपका तज्ज़िया और ख़बर दोनों बड़े अहम होते हैं, इसलिए मैं तज्ज़िया और ख़बर लूँगा। मेरा सवाल भी कुछ इसी रिलेटेड है मेरे इब्तदाइये में कि जो एक सिचुएशन थी उस सिचुएशन से आगे बढ़े कि आपने बल्कि ये ख़बर भी दी थी अपने प्रोग्राम में भी कि फील्ड मार्शल का दौरा वहाँ हो सकता है। वो दौरा भी हुआ, उस दौरे के साथ अब बातचीत कोई जो स्टेलमेट सिचुएशन है आप समझें कि वो भी ख़त्म हो रही है। मार्को रूबियो का भी बयान हुआ। इस सारी सिचुएशन में सर असल पिक्चर क्या है और क्या होने जा रहा है? सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का एंड फॉर योर काइंड वर्ड्स, रियली ग्रेटफुल। देखिए, हम तो बाहर से बैठ के असेस कर सकते हैं ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन। आज आप ISPR का स्टेटमेंट देखिए, हमें इतना साल हो गए हैं। ISPR का स्टेटमेंट हमेशा दौरों के ऊपर क्या होता है, वो होता है वो गए, अहम मुलाकातें की, अच्छे माहौल में हुआ, एक ब्रॉड स्ट्रोक्स में बात होती है। Exactly. इस दौरे में अगर आप इसको जरा डायसेक्ट करें स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट कहती है कि बहुत मुख्तसर मगर मानी खेज मुज़ाकरात हुए। यानी कि क्लियरली वो कह रहे हैं कि मानी खेज हुए हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ड्रिवन थे और जिसमें कामयाबी नजर आ रही है। जो खबर की आप बात कर रहे हैं, मैंने तब भी ये कहा था कि ईरान जाने की एक पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी दे दी थी कि ये तभी चीज़ें मानी खेज होंगी अगर फील्ड मार्शल जब वहाँ जाते हैं तो उनकी मुलाकात मुश्तबा खामनाई साहब से हो, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से। बाकी तमाम वो लोग हैं जिनसे वो मिल चुके थे, बार बार मिल चुके थे। फिर मोहसिन नकवी अनअनाउंस विजिट पे पहली दफ़ा गए एक दिन के लिए, वो 3 दिन उनको वहीं पे रुके। फिर वो आते हैं इतवार की रात को पाकिस्तान वापस। मंडे को कोयटा में एक इवेंट था स्टाफ कॉलेज का, जहाँ पे वजीर आजम भी थे, आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA भी थे, वहाँ पे फील्ड मार्शल भी थे। नकवी साहब को कोयटा बुलाया जाता है, वहाँ जाते हैं, मीटिंग करते हैं और कुछ घंटों के बाद वो फिर दोबारा ईरान चले जाते हैं। ईरान में फिर अभी तक वो वहीं बैठे हुए हैं ट्यूसडे से लेके। उनके बैठने के बाद फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आते हैं फील्ड मार्शल साहब। तो इसका मतलब है कि जितना स्पेड वर्क था वो वहाँ पे चीज़ें हो गई, जो नुक्स एंड क्रैनीज थे उसमें से जो मसले मसाइल थे वो निकाल के राहें हमवार हुई। वहीं पे मोहसिन नकवी साहब की सऊदी अरेबिया में भी बात होती है, कतर में होती है, तमाम रिलेटिव स्टेक होल्डर्स से होती है। और ये पाकिस्तान से क्लैरिटी थी कि फील्ड मार्शल जाएंगे तब, क्योंकि उनका उनसे मिलना जरूरी क्यों था जी। एक ट्रस्ट डेफिसिट है। अमेरिका कहता है कि जी ये स्टेटमेंट तो इराक़ी की है, ये गालिबाफ की है, ये फलाने की है, फिर IRGC की है, तो हमें नहीं पता हम किससे बात कर रहे हैं और अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा। ईरानी कहते थे कि ये झूठे लोग हैं, हमारे से मुज़ाकरात कर रहे थे, दोनों बारी मुज़ाकरात में हमला किया, पल में रत्ती पल में तोला माशा वाले लोग हैं, हम ट्रंप को ट्रस्ट नहीं करते। इस वक्त ये जो क्रेडिबिलिटी गैप है, ये बहुत बड़ा एक रिस्क भी है, हमारा बहुत बड़ी इज्जत भी है कि फील्ड मार्शल ये क्रेडिबिलिटी गैप वहां पे पूरा कर रहे हैं पाकिस्तान दोनों साइड्स के ऊपर। और ये तभी हो सकता था कि अगर ये अल्टीमेट जो अथॉरिटी है उससे ही मुलाकात हो। मेरा नहीं ख्याल कि भी ये खबर कंफर्म होगी या इसका जिक्र होगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं, सब कुछ है, उनकी भी सेफ्टी है खामनाई साहब की। तो ये चीज़ें कुछ हफ्तों बाद या कुछ माह बाद हमारे सामने आ जाएंगी और ये क्लैरिटी उनको चाहिए थी। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, 3 दिन पहले खबर चलती है कि जी खामनाई साहब ने डिक्टेट इशू किया है कि रिच यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ।
ये वाहिद खबर है जिसकी IRG से रिलेटेड न्यूज आउटलेट से फिर डिनायल आया कि उन्होंने कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं किया, वरना वो डिनायल ना करते, उसमें इतना क्या मसला था। लेकिन बाकायदा डिनायल इशू किया गया कि ये चीज़ें जो है ख़राब ना हो, क्योंकि हमने खबर रिकॉर्ड भी दी थी कि ईरान से पहले ही शुरू में इस जंग के दिनों में ये इंडिया दे दिया था पाकिस्तान को भी कि हम इनरिच यूरेनियम मूव कर सकते हैं अगर जब बातचीत होगी। हम अमेरिका को नहीं देंगे किसी कीमत पे, लेकिन वो पाकिस्तान में भी आके डाइल्यूट हो सकता है, रशिया भी जा सकता है वो भी। फिर आप डिप्लोमेटिक जब चीजें चल रही हो तो आप उसमें देखते हैं ऑप्टिक्स क्या है। अब आप देखें पिछले 4 दिन से अमेरिकन बयानिया कौन लीड कर रहा है। ट्रम्प साहब ने तो अपने कुछ रटे रटाए बयान है वो देते रहते हैं ना, हो रहा है नहीं हो रहा, अभी होगा नहीं तो मैं नीस तो नाबूद कर दूंगा, उनको सीरियसली अब कोई नहीं लेता। बट हैविंग सेड दैट, मार्को रूबियो, आज भी आपने अभी उनकी खबर आपने उनको कोट किया, पिछले 48 घंटे में 2 दफा बड़े बयान मार्को रूबियो से आए। उससे एक दिन पहले जेडी वैंस ने कहा। ये 2 लोग कौन से हैं? ये वो लोग हैं जो दोनों, जेडी वैंस तो ओपनली जंग के खिलाफ थे और डिक्लेयर्ड उनका स्टांस था। मार्को रूबियो जंग के खिलाफ थे लेकिन वो न्यूट्रल रहते थे, खामोश रहते थे, उन्होंने स्टांस कोई पब्लिकली आइदर और नहीं लिया हुआ था। लेकिन एवरीबॉडी न्यू कि ही इज एंटायर वॉर। हेक्सेट था एक बदबूदार आदमी जो सेक्रेटरी डिफेंस है, जो बिल्कुल इनका बगल बच्चा है, इज लाइक अ लैपटॉप है इजरायलीज का। वो आप देखें कि पिछले 3 दिन से कहाँ है, उसको फ्रंट पे नहीं लाया जा रहा। वरना आपको पता ना, जब ट्रम्प ने मैसेज करना होता था तो ट्रम्प इसकी सुबह अमेरिका के 9 बजे सुबह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हेक्सेट और आर्मी चीफ ही करवा देता था, जिसमें वो आके कहते थे ये कर देंगे, नीस्तो नाबूद कर देंगे। सो कौन आगे आके बात कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो मॉडरेट्स और एंटायर वॉर दोनों एलिमेंट हैं, वो जो है हेक्सेट को पीछे खींच दिया गया है। ईरान की तरफ से भी जो पॉलिटिकल फेसेस हैं उनके, अब वो लीड कर रहे हैं। अब आप देखिए, वरना वहां पे भी बाकायदगी से खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का स्पोक्समैन आके एक बयान देता था, दूसरे लोग IRGC के कमांडर्स आके बयान देते थे, वो भी सब खामोश हैं। सो थिंग्स हैव गॉन। आई थिंक पाकिस्तान ने इशू अब क्या बन गया था, इशू अब था हुर्मुस, इसमें इज्जत बेइज्जती भी बन गई थी, ट्रम्प भी फंस गया था। हालांकि हुर्मुस वाज नॉट अ कॉज ऑफ वॉर, इट वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर। एग्जैक्टली, हुर्मुस तो खुली भी थी, इसने ट्रम्प ने किया, इन्होंने इरानियन ने उनके तमाम वो चीजें जो समझते थे नहीं करेंगे ईरान ने की, इन्होंने हुर्मुस बंद कर दी। वो समझते थे ये गल्फ ममालिक को मिडल ईस्ट में टारगेट हिट नहीं करेंगे, उन्होंने वो भी कर दिया। जब इन्होंने ब्लॉकेड लगाया तो जो हुर्मुस का उन्होंने पहले प्लान्ड आउटलेट क्लेम करते थे, उन्होंने पूरी की पूरी हुर्मुस के दोनों तरफ नया नक्शा इशू कर दिया, अथॉरिटी भी बना दी। सो अब जो जिस बात पे सुलह हो रही है, सीज फायर हो रहा है, वो सुलह है जो वजह जंग थी नहीं। अमेरिका ने 3 वजह जंग बनाई थी जी। हम आके इनकी उड़ाएंगे, रिजीम चेंज करेंगे। तो 86 साल के खामनाई साहब से कैंसर के मरीज थे और अभी वहां पे ट्रांजिशन के मसलों की भी बात होती थी, और जो अपने मुंह से कह चुके थे कि हम नहीं बनाएंगे एटमी हथियार व्हाटएवर, उनको आपने शहीद करके, उनके साथ लारेंजानी और दूसरे ऐसे बड़े लोगों को शहीद करके आप एक्सट्रीमली हार्ड लाइनर्स को ऊपर ले आए, हॉक्स को। सो रिजीम चेंज आपसे नहीं हुई। न्यूक्लियर डस्ट अभी भी उनके पास है। न्यूक्लियर प्लांट्स अब अपने मुंह से अमेरिकन कहना शुरू कर दें, 3 नहीं चले 1 रख लें फिर होगा। और बात यहाँ पे आके खत्म हो रही है कि हुर्मुस खोल दें 28 फरवरी से पहले वाला। और हुर्मुस में एक ही स्टिकिंग पॉइंट था, पाकिस्तान बड़े अरसे से इनको इरानियंस को कह रहा था कि आप इसको एक वे आउट दे दें, एक फेस सेविंग दे दें, टोलिंग बंद कर दें। अब आप क्या चीज देखें, अमेरिका के बयान देखें बारीकी से, वो क्या कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि हुर्मुस पे ईरान का कोई ताल्लुक नहीं होगा, हुर्मुस का हम ये नहीं होगा, वो कहते हैं टोल बंद करें, ये टोल नहीं लेगा ईरान। तो ठीक है, नहीं लेगा ईरान, अभी आप नेगोशिएशन में बैठेंगे तब चीजें तय हो जाएंगी। सो अब जो सीजफायर की तरफ हम जा रहे हैं, अगर आप बारीकी से देखें तो सारी इरानियन टर्म्स पे ही हैं। ना ईरान ने शिकस्त मानी, ना उनकी फतह हुई, इन्होंने ना अमेरिका इनसे ताकत से हुर्मुस खुलवा सका, कुछ नहीं अमेरिका करवा सका। न्यूक्लियर डस्ट भी इनके पास है। इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर अ डील। तो ये डील का पहले कुछ खबरें भी ये थी कि शायद हज के फौरी बाद मुज़ाकरात का अगला मरहला हो जाए। जो आप बात करें कि अब सारी कंडीशंस ईरान की फेवर में भी जा रही हैं, उधर से मार्को रूबियो जैसे लोग जो हैं वो आगे भी इस वक्त हैं, जेडी वैंस जैसे, तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं चंद दिन के बाद, यानी कि हज के बाद।
नहीं, दोनों देखिए सर, दोनों को पता है कि मुज़ाकरात दोनों की जरूरत है। जी हाँ। ईरान को खतरा क्या है? ईरान मुज़ाकरात से नहीं भाग रहा है। ईरान कहता है कि यार ये हर 2 साल बाद आके जंग हमारे पे नाफिज कर देते हैं। देखिए, इस जंग की ईरान ने पिछले 30-35 साल तैयारी की है। उसको ये पता है कि 2 साल बाद अमेरिका दोबारा अपने असला लेके चढ़ सकता है, इन पे इसराइल चढ़ सकता है। ईरान इस नौयत की जंग, इतनी बर्दाश्त से, इतना सब कुछ 2 साल बाद नहीं लड़ सकता। इसलिए ईरान ये चाहता है कि एक सॉलिड पीस प्रोसेस शुरू हो। तो ये एक सॉलिड सीज फायर की अभी बात हो रही है। मुज़ाकरा तो अभी सारे बाद में होने हैं। हॉर्मुज़ का फ्यूचर भी बाद में होगा, न्यूक्लियर भी बाद में होगा, जो उनके एसेट्स की डीप फ्रीजिंग है वो सारी भी चीजें होंगी। अभी तो एक पॉइंट का नुकता है कि आप हॉर्मुज़ खोल दें, वो ब्लॉकेड हटा दें, तो ट्रंप जाके नारे मार सकेगा। कल फौरन देख ट्रंप कहेगा, देखें मैंने हॉर्मुज़ खुलवा दिया, मैं कहता था मैं हॉर्मुज़ खुलवाऊंगा। ये नहीं बताएगा कि बंद भी मेरी वजह से हुई। हॉर्मुज़ तो खुली भी थी, इनके निगोशिएशन में भी खुली हुई थी कि हमले के बाद बंद हुई ना। सो उसको चीखने चलाने का एक मौका मिल जाएगा। वो ये इस वक्त विन विन सिचुएशन बन रही है। मैं ये हिसाब से जानना चाह रहा था कि दोनों जो विक्ट्री ट्रॉफी है वो दोनों चाह रहे हैं, ईरान भी और ट्रंप भी। तो ये फिर विक्ट्री ट्रॉफी भी विन विन सिचुएशन, आदि वो ले लें आदि वो ले लें, इस सिचुएशन में होगा, क्योंकि दोनों अपनी कौम को और अपने आवाम के, आज भी जो बयानात कल के थे हमने वो देखे, वो आवाम के हवाले से बहुत ज़्यादा थे। बाकर कालीबाफ भी जो बात कर रहे थे, या जो ट्रंप भी बात करते हैं। देखिए, हेनरी किसिंजर ने एक बार एक अपनी किताब में लिखा जी, उसने कहा कि जो एसिमेट्रिक वॉर होती है ना, अब नाज़रीन के लिए मुझे इसलिए उर्दू का लफ्ज नहीं पता, लेकिन आप कह लें गैर रिवायती जंग, आप समझ लें। जी, जी। तो ईरान ने तो गैर रिवायती जंग लड़ी है ना। उन्होंने इनकी नेवी उड़ा दी, एयरफोर्स उड़ा दी, डिफेंस सिस्टम्स उड़ा दिए, उन्होंने ड्रोन से लड़ा, फिर उन्होंने ये हॉर्मुज़ वाला टैक्टिक कर दिया, बेसिस जंग को हॉरिजॉन्टल फैला दिया। तो हेनरी किसिंजर ने बड़े साल पहले अपनी किताब में लिखा, उसने कहा जब कोई एक बड़ी ताकत किसी और कुव्वत से एसिमेट्रिक वॉर में जाती है, तो एसिमेट्रिक जो लड़ रहा होता है उसकी फतह सिर्फ इस बात में होती है कि उसकी शिकस्त ना हो, और जो बड़ी ताकत होती है उसकी शिकस्त इस बात में होती है कि वो फतह हासिल ना कर सके। तो इस वक्त जंग अमेरिका हैज लॉस्ट बाय नॉट विनिंग और ईरान हैज वन बाय नॉट लूजिंग। ये बड़ी समझने की चीज है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब सिर्फ नारे मारने ईरान के ये जाके कि मैंने जीत लिया है, मतलब ईरान को उससे फर्क नहीं पड़ता। ईरान को इस वक्त ब्राउनी पहुंचनी चाहिए। ईरान एक और जंग का मुतामिल नहीं हो सकता। उसकी इकोनॉमी को उन्होंने तबाह किया, उसकी बिल्डिंग कैपेसिटी को तबाह किया, हजारों लोग शहीद हो गए, इससे मिलियंस पे घर हुए हैं। रियाल आपका 15 लाख, वो जो रियाल का नोट है वो $7 से भी नीचे आ गया हुआ। अभी जब ये सीजफायर होगा तो आप देखिएगा, जो लोग इस वक्त दिसंबर में वहाँ हुए थे ना जलसे जुलूस, लोग महंगाई से तंग थे, बेरोजगारी, जो इकोनॉमिक इश्यूज थे, इन्होंने जंग छेड़ दी, सारे झंडे के गिर्द इकट्ठे हो गए। सब ने कहा कि नहीं, ये इसको दूसरा लीबिया या सीरिया नहीं हम बनने देंगे, अपने अंदर के मामले हम बाद में निपट लेंगे। जब ये सीजफायर होगा और अमन होगा तो ईरान के अंदर एक और किस्म का क्राइसिस होगा, जो डोमेस्टिक क्राइसिस दिसंबर में हुआ था, जिसको गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती से कुचला था। तो ईरान के लिए क्या चाहिए? पीस की बात हो, हमारे एसेट्स निकले, हमें डी फ्रीजिंग शुरू हो ताकि हम लोगों को कुछ रिलीफ दे सकें। ईरान को भी डेस्परेटली अमन चाहिए, ट्रंप को पॉलिटिकली भी और हर लिहाज से अमन चाहिए। सो जो मैं बात कर रहा था, पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा बोझ भी है, जितनी अल्लाह ने इज्जत दिया हमें, जिस मुकाम पे हम खेल रहे हैं इस वक्त। बट हैविंग सेड दैट, अब इस वक्त मेरा ख्याल है ईरान क्रेडिबिलिटी पे काउंट कर रहा है जनरल आसिम मुनीर की, अमेरिका भी इनकी क्रेडिबिलिटी पे बात कर रहा है कि दोनों अपनी अपनी जगह पे कायम रहेंगे। सो ये बड़ी एक डेलिकेट सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान है। जी मालिक साहब, बिल्कुल ईरान और अमेरिका के मामलात के हवाले से तो आपने बात की। अब मालिक साहब, आपके हम कुछ डोमेस्टिक मामलात के हवाले से भी, क्योंकि यहाँ बड़ी खबर है 26वीं 27वीं आईनी तरमीम में हम आपको देख रहे थे, और आपसे खबर आ रही थी बाहर 28वीं तरमीम के हवाले से भी सवाल ये है कि क्या आ रही है, अगर वाकई आ रही है तो क्या आ रहा है उसमें? सरकारी वर्जन तो आपको पता नहीं आ रही, वो तो 26 में भी एक दिन पहले तक नहीं आ रही। बिल्कुल। देखिए, बेसिकली ये आईनी तरमीम का एक ही पैकेज बना था जिसको टुकड़ों में ला रहे हैं। जुडिशरी को काबू करना था, 26 में कर लिया। दूसरी अपॉइंटमेंट्स वगैरह ठीक करनी थी, 27वीं में हो गई। अब रह गया है फाइनेंशियल NFC अवार्ड अमंग्स्ट अदर थिंग्स और दूसरी चीजें। लेकिन आई थिंक जो अब खबरें ये आ रही हैं कि
एनएफसी की ये हैयत उस तरह नहीं बदलेंगे, लेकिन ये टेक्निकली बहुत चीजें चेंज कर देंगे। देखें, आपको, मुझे, आम आदमी को, हमें ये नहीं पता लगता कि यार सेल्स टैक्स की डिवीजन क्या है, वो किसको कितना चला जाएगा, कौन कलेक्ट करता है। ये अब जो इसका काम हो रहा है वो टैक्सेस वगैरह के हेड्स चेंज करने में हो रहा है कि जी फलानी चीज इस पे ये ड्यूटी फलानी थी, उस ड्यूटी की जगह ये ड्यूटी लगा दो। अमाउंट्स वही हैं, लेकिन डिवीजन ऑफ फॉर्मूला आपको चेंज हो जाएगा। कुछ बातें ये चल रही हैं कि कुछ स्पेसिफिक फंडिंग नीड्स भी क्रिएट की जाएं, वाटर फंड जैसे होता है, इस किस्म की चीजें। जो बात हो रही थी जी पॉपुलेशन की या ये बिस्प की, कि ठीक है जी मैनेजमेंट सेंटर करे, लेकिन उसका फाइनेंशियल बोझ उस रिलेटिव सूबे की शेयर के मुताबिक उस पर डाल दिया जाए, क्योंकि हमारे ओवरलैपिंग बहुत है। देखिए, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मसलन एक तरफ वो वफाक कहता है जी हम जिस दिन पैसे बांटते हैं हम उसके बाद फौरन कर्जे में चले जाते हैं, बैंकरप्ट में। उसके बाद वजीर आजम जाके ये ग्रीन ट्रेनें, लाइट ट्रेनें, रेड ट्रेनें जाके कराची में क्यों अनाउंस करते हैं भाई जी? उसके बाद आप जाके दूसरे सूबों में क्यों चीजें अनाउंस करते हैं? वफाक को भी चैन नहीं है ना। एक तरफ कहते हैं हम बैंकरप्ट हैं, तो वहां पे आप पंजाब हुकूमत 11 बिलियन का जहाज भी ले रही है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस को BMWs भी लेके दे रहे हैं, आप चीफ सेक्रेटरीज के लिए जनाब V8s लेके दे रहे हैं, 2-2 गाड़ी दे रहे हैं। तो आम आदमी कहता है ये हो क्या रहा है? अनलिमिटेड। इस बारी बड़ी टेक्निकल गेम होगी, अ लॉट ऑफ हेड्स विल चेंज। इनके जो टेक्निकल हेड्स है ना फाइनेंस बिल के अंदर, आपको ज्यादा चेंजेस उसमें नजर आएंगी जहां तक ये NFC का ताल्लुक है। ठीक। एक फैसला मुदस्सिर मैं बता दूं हो गया हुआ है कि जो पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त अहल इक़्तिदार हैं, उनमें एक चीज तय होगी हुई है कि जी सेंटर को हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है, बोथ फाइनेंशियली एंड अदरवाइज, पावर वाइज ऑल्सो। और ये जो फेडरेशन तभी चलेगी अगर मरकज मजबूत होगा, तो फाइनेंशियल पावर्स उसका एक हिस्सा है। ये एक फैसला हो गया हुआ है कि सेंटर लीड करेगा। अब हो ये गया था कि पिछले कुछ अरसे से प्रोविंसेस बहुत ज्यादा अपनी अपनी साइड पे निकल गए थे, सो इसलिए आपको स्ट्रक्चरिंग नजर आएगी। और ये जो लोगों का ख्याल है कि जी पीपल्स पार्टी का भी लाड हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लाड हो रहा है, लेकिन बड़े फर्म तरीके से लाड हो रहा है कि पीपल्स पार्टी को भी समझ आ गई है कि हमें अल्टीमेटली इसी तनख्वाह पे काम करना है। सो जितना भी वो शोर होगा है वो आपको एक डिसेप्टिव चीज है, दे विल एग्री टू थिंग्स। लेकिन अगर कोई ये समझे कि जी सूबे बन जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। लोकल गवर्नमेंट्स की कुछ चीजें बेहतर होंगी, लेकिन इस बार ये बड़ी टेक्निकली इसमें खेला जा रहा है। और जिसको कहते हैं ना सीड्स डाल दिए जाएंगे उन चीजों के जो अल्टीमेटली आगे जाके 28 कोई आखिरी अमेंडमेंट नहीं होगी। आई थिंक ये 29 पे भी बात जाएगी। लेकिन ये कि 28 में सूबों के हवाले से, मतलब सूबों का मजीद ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आप कहते हैं 28 में? नहीं, अभी नहीं, आई डोंट थिंक वो भी इस टाइम पे होगा। हाँ, मैंने जब 26 से आई थी तो तब आपको याद होगा मैंने खबर ये भी दी थी कि फेडरल टेरिटरीज क्रिएट करना चाह रहे थे, और वो फेडरल टेरिटरीज हो सकता है कि इसी में आ जाएं। अच्छा। मसला मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान हाईवे है जो कोस्टल बेल्ट की हाईवे है, उसमें 2-3 जगह ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा टेररिज्म रिडन है। वहां पे बिल्कुल लाइक ये लोग कोयटा से भी खुद नहीं निकलते, सरकारी वजीर आला वजीर भी नहीं जाते उस सड़क से, आपने मैंने क्या जाना है। सो ये कुछ वो एरियाज भी फेडरल टेरिटरीज भी क्रिएट होंगी ताकि फेडरल गवर्नमेंट का ड्रामा ही खत्म हो जाए लोगों का कि जी सूबे ने ये कहा, सूबे को मनाओ, सूबा ये नहीं मानता। KP के अंदर भी आएंगी चीजें। असल मसला तो मेन KP और सिंध का इस मामले में ब्लो बैक आता है। बलोचिस्तान में ब्लो बैक नहीं है, पंजाब में ब्लो बैक नहीं है, लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मुझे याद है जब मैंने खबर दी थी तब तो उस वक्त यहाँ पे बात हो रही थी 100 किलोमीटर्स का एरिया कि जी जहाँ पे पोर्ट्स हैं, ये तमाम चीजें हैं, इनके गिर्द 100 किलोमीटर का जो एरिया है ना, इसको आप बना दें, फेडरल टेरिटरीज कर दें, ताकि ये बहस भी खत्म हो जाएगी। जी कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है तो कराची के साथ ये नहीं हो रहा, और फलां जो हमारा हमेशा बातें होती हैं, क्योंकि ये भी एक बयानिया गलत है जो सिंध से आता है ना कि जी इस मुल्क का सारा टैक्स तो हम देते हैं और हमारे साथ आप लोग इस तरह बात करते हैं। नहीं, इनका वो इम्पोर्ट ड्यूटी और पोर्ट्स का है, वो कोई कराची की इंडस्ट्री उस तरह वो काम नहीं होती। पोर्ट से का आपका बल्क आता है, तो वो जहां पोर्ट होगी वहां जाहिर है रेवेन्यू ज्यादा होगा।
तो अब हम बातें सुन रहे हैं कि जी 100 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। ये कुछ टची पॉइंट्स हैं जिस पे काम वाम हो रहा है, लेकिन कई बार ये भी होता है ना मुदस्सिर, आप जी इतना बड़ा दिखा के डरा के फिर इतनी चीज़ मनवा लेते हैं। सो आई थिंक अभी टुकड़ों में होगा। और जो आप बात कर रहे हैं मालिक साहब studies हो रही के हैं। जो 26 से शुरू किया था उसको 26, 27, 28 शायद कंटिन्यूटी एक और अगली अमेंडमेंट में यही चीजें जो हैं वो हो हाँ सकती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल ठीक, आई डोंट थिंक ठीक। 28वीं आपकी आखिरी अमेंडमेंट है ये। जी 29 जो होगी, ये सूबे वूबे मुझे 29 में बनते नजर आते हैं, ठीक। और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे। चले वो और ये और जरूरी भी है इस मुल्क के लिए। देखिए बल्दियाती निज़ाम तो इन्होंने ठीक होने नहीं देना। जी हाँ, बल्दियाती निज़ामों में ये पावर चली जाती है चीफ मिनिस्टर, जो शायद हर कोई अपने अपने सूबे का एक ज़मीनी खुदा बना हुआ है, तो वो तो ये होने नहीं देंगे। ये तो अल्टीमेटली बात वहां जाएगी। इंडिया में नहीं मल्टीप्लाई हो गए सूबे, यहाँ पे भी होंगे, जी हाँ, लेकिन अभी ये ज्यादा इस पर ही आपको ज्यादा फाइनेंशियल और ज्यादा मास्क्ड होंगी। ठीक, पीपल्स पार्टी भी कह पाएगी हमने नहीं समझौता किया, नहीं चीज चेंज हुई कोई 18वीं अमेंडमेंट की एनएफसी के जी। ऊपर, लेकिन नीचे से अंदर ये टेक्निकली हेड्स बहुत चेंज हो जाएंगे। इस बारी का फाइनेंस बिल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, पढ़ने वाला होगा। तो जब आप और मैं बैठ के पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि कहाँ कहाँ क्या गेम हुई है। चले फिर वो आपके ऐसे मजीद जो है वक्त उन दिनों में भी लेते, बल्कि मुझे वो 26वीं आईनी तरमीम की रात भी याद है। आप सारी रात वहाँ बैठे हुए थे और वो पूरा मंजर वो देख भी रहे थे, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आप हमारे साथ बहुत मौजूद थे। पाकिस्तान में कुत्ते के काटने और रेबिस के बढ़ते हुए वाकयात एक संगीन अवामी सेहत का मसला बन चुके हैं। हर साल हज़ारों अफराद खुसूसन बच्चे आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार होते हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पंजाब में जनवरी 2024 से मार्च 2026 तक 5,14,000 से ज्यादा डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि सिर्फ 2025 के दौरान 2,43,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। पिछले 5 सालों में पंजाब में कुत्तों के काटने के 13 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 2100 अफराद की मौत भी वाक़ई हुई। कराची में 2025 के इब्तदाई 2 महीनों के दौरान 10,000 से ज्यादा अफराद कुत्ते के काटने का शिकार हुए और बाद अस्पतालों में रोजाना 100 से 150 के करीब मजीद मरीज हैं वो रिपोर्ट हुए। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में 2025 के दौरान 87,000 से ज्यादा डॉग बाइट केसेस सामने आए, जो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। माहिरीन के मुताबिक कराची में रोजाना 150 से 300 केसेस रिपोर्ट होते हैं। नाज़रीन, रेबीज एक खतरनाक वायरल बीमारी है जो ज्यादातर मुतासरा कुत्तों के इंसानों में मुंतकिल होती है। पाकिस्तान में एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी भी एक बड़ा मसला है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क को हर साल 20 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज की जरूरत होती है। इस मसले की बुनियादी वजूहात में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद, म्यूनिसिपल कंट्रोल सिस्टम की कमजोरी, वैक्सीन और इलाज की महदूद दस्तयाबी और आवाम में आगाही की कमी शामिल है। यही वजह है कि डॉग बाइट और रेबीज पाकिस्तान में न सिर्फ तिब्बी बल्कि समाजी और इंतजामी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आवारा कुत्तों से फैलने वाली इस बीमारी के खात्मे के लिए सरकारी सतह पर कोशिशें जारी हैं। हाल ही में आवारा कुत्तों को जान से मारने के कुछ दिलखराश वाकयात देखने में आए, जहां कुत्तों को जहर या फायर से मारा जा रहा था। इन वाकयात के बाद एक नई बहस छिड़ गई कि आया आवारा कुत्तों को सरेआम मारना दुरुस्त है या नहीं। मुख्तलिफ शहरों में बल्दियाती इदारों की जानिब से कुत्ते मारने की कार्रवाइयों पर इंसानी हुकूक और जानवरों के हुकूक की तंजीमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, जबकि दूसरी जानिब शहरियों की एक बड़ी तादाद इसे अवामी तहफ़्फ़ुज़ का मसला करार दे रही है। ऐसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में आवारा कुत्तों को जहर देने, गोली मारने या बेजा तल्फ करने पर मुस्तकिल पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने आवारा कुत्तों की आबादी पर काबू पाने के लिए ट्रैप, स्टरलाइज, वैक्सीन और रिलीज का साइंसी तरीकाकार अपनाने की हिदायत करते हुए इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड, सीडीए और दीगर फरीकैन को तयशुदा पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का भी ऐसा ही फैसला मौजूद है। हमसाया मुल्क भारत में अब आवारा कुत्तों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले में कहा गया कि अगर इंसानी जान और जानवरों के हुकूक में टकराव हो तो इंसानी जान को तरजीह दी जाए। नाज़रीन, बिलाशुबा आवारा कुत्ते एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन सवाल यह भी है कि इनका खात्मा कैसे होना चाहिए। खात्मा जरूरी तो है, लेकिन क्या जान से अलावा भी कोई ऑप्शन मौजूद है? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जफर अब्बास साहब, समाजी कारकुन हैं। बहुत शुक्रिया जफर साहब आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया आयजा हैदर साहिबा ने, चेयरपर्सन है पाकिस्तान एनिमल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप की। आयजा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक डाटा जो है
वो बहुत खौफनाक है। 2 साल में 9 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे मुल्क में डॉग बाइट्स के। लेकिन आयजा हैदर साहिबा, अगर अब भी कुत्तों को तल्फ ना किया जाए तो फिर इंसानी जानें इतनी सस्ती हों कि वो फिर 2100 अमवात सिर्फ और सिर्फ पंजाब में हो जाएं सिर्फ कुत्ते के काटने से, तो कुत्तों को क्यों ना तल्फ किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया जो हमारा मौक़िफ़ है वो बयान करने का। आपकी बात इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि जो आपने डाटा बताया है ना वो वाकई बहुत खौफनाक है, लेकिन हम इसको शदीद सख्ती से चैलेंज करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल एक झूठा डाटा है जो कि प्रोवाइड किया जाता है, जिसके पीछे किसी किस्म की कोई डिटेल्स नहीं होती। ये एक नंबर है जो आपको अफसरों की तरफ से दे दिया जाता है और उसके सबसे बड़ा रीजन है करप्शन। ये एक नंबर है जो ये सिर्फ आपको डराने के लिए और हुकूमत से फंड्स लेने के लिए फ्लोट करते हैं। ये कंफर्म बात है, इसलिए कि हम ऑन द ग्राउंड बैठे हुए हैं। एक जमाने में ये शोर मच गया कि कसूर में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। वो इतने ज्यादा केसेस रिपोर्ट कर रहे थे कि हमने कहा कि जी कसूर में हमारे शेल्टर्स मौजूद हैं। वो ऑन द ग्राउंड तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और उसमें भी मजे की बात यह है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने खुद हमें बताई कि जी अगर फर्ज करें एक बाइट केस होता भी है और उस बंदे को वेट कहता है कि जी आपने 5 टीके लगवाने हैं, तो हर टीके के ऊपर वो डॉग बाइट लिखा जाता है, यानी एक कुत्ते के काटे को 5-6 दफा रिपीट किया जाता है। आप जहर के लिए पैसे लेने के लिए और गोलियों के पैसे लेने के लिए अवाम को भी और अदालतों को भी मिसलीड कर रहे हैं। अभी जो हमारा रीसेंट केस चल रहा है, हमने इसको चैलेंज किया है और हमने कहा है हम आपको डाटा इसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जो लाखों की तादाद आप बताते हैं, वो ऑन द ग्राउंड कोई सिचुएशन ऐसी नहीं। इसका मतलब है कि जो डाटा है हुकूमत दे रही है वो डाटा आपकी नजर में वही गलत है। जफर साहब, वो गलत है, वो फॉर्ज्ड है, उसके पीछे कोई डिटेल्स नहीं है, नाम पते नहीं है। जब उनसे मांगे जाते हैं तो वो कहते हैं आप खुद जाके वेरीफाई कर लें, हमारे किसी ना किसी सही। मैं समझ गया कि वो पूरा डाटा आप कह रहे हैं उसकी ट्रेल डाटा की वो नहीं है, फौजरी है। जफर अब्बास साहब, वो झूठ पे मबनी है सही, क्योंकि ऑन द ग्राउंड ठीक है। मैं जफर अब्बास साहब से, जफर साहब बहुत तकरीबन कोई 3.5 करोड़ की आबादी जो है, वैसे मर्दमशुमारी में कम लेकिन कराची में तकरीबन उतनी है। पिछले दिनों आप लाहौर में भी थे, पंजाब के डिफरेंट शहरों में वो थे। पंजाब के शहरों में भी वैसी ही सिचुएशन जैसी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में डॉग बाइट्स के हवाले से। अगर ये 9 लाख नहीं है, चलें हम मान लेते हैं, एक फ़र्ज़ करते हैं, लेकिन कुत्तों के काटने के वाक़यात तो हम देखते हैं, तो फिर कुत्तों को मारने का जो तरीक़ाकार हुकूमत समझ रही है वो ठीक है, क्योंकि इंसानों के बच्चों को काटने के और उसके बाद जिस किस्म के उनके हालात हैं वो भी एक रिपोर्टेड है सूरत हाल। शायद बहुत बड़ा नंबर ना हो तो कम होगा। ठीक है मुदस्सिर भाई, एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जिन लोगों ने ये सारे फैसले करने हैं या जो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं इस टॉपिक के ऊपर, आम तौर पर उनकी रिहाइश जो है उन इलाकों में नहीं होती जिसमें पाकिस्तान की 80% आवाम रहती है। इन सारे टॉपिक पे जो फैसला करने वाले हैं, जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं, जो डिस्कशन करने वाले हैं, जो बचाने वाले हैं, जो मारने वाले हैं, वो उन आबादियों में रहते हैं जहाँ घर के अंदर कुत्ते को शैम्पू से नहलाया जाता है, उसके नाखून काटे जाते हैं, उसको वैक्सीनेशन कराई जाती है, उसके दांतों का ख्याल रखा जाता है, उसके नाखून का। अवाम को आपने बोला कि जब प्रोग्राम का इंट्रो हुआ कि तिब्बी समाजी मसाइल हैं और सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कुत्तों के काटने से, नो, ये बात गलत है। कोई ऐसा मसला नहीं, जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जब मेरे बाप को सुबह फजर की नमाज में जाते हुए कुत्ता काटेगा तो सबसे बड़ा मसला जिल्लत का है कि मेरे बाप को 6 लोग दूर से पत्थर मार मार के कुत्ते को बचा रहे होंगे मेरे बाप को। यहाँ कराची में रोजाना 10 बच्चों के चेहरे कुत्ते काट लेते हैं, पांव काट लेते हैं। जब लोग सिसक के रेबीज में मर रहे होते हैं ना, तो सेहत और तिब्बी मसला बाद में होता है। फैमिली अपने बच्चे को घर में छुपा रही होती है कि लोग वीडियो बना रहे हैं, बेटा तेरी तू कुत्ते की तरह भौंक रहा है, तू किस तरह की हरकतें कर रहा है। प्रॉब्लम है सर, मैं जिस इलाके में रहता हूँ फेडरल बी एरिया, एक अच्छा इलाका है। हर गली के कोने पे, हर तीसरी गाड़ी की छत पे, कार की छत पे बड़े बड़े बकरे के साइज के कुत्ते बैठे हुए। अब आप मुझे बताइए, एक कुत्ता एक इंसान को काट के मार दे या एक इंसान को मारे, उसके लिए तो सजा है। आपने एक आदमी के पीछे 30 आवारा कुत्ते छोड़े हुए हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन किसके पास जाके रोए? जिनके बंगले के 1000 गज के, जो कोठियों में रहते हैं। भाई अगर किसी के बच्चे को कुत्ते ने काट के मार दिया जान से, आए वो बैठे और बात करे और वो बोले नहीं, इन कुत्तों को किसी शेल्टर होम में नहीं डालो, इसी आवाम पे छोड़ दो, खाए इस आवाम को। और अगर कोई शेल्टर होम है तो हमें तो बताएं, हम समाजी तंजीमें हम कुत्ते पकड़ना शुरू कर देंगे, लोगों की जान बचाएंगे। भाई सही, ये तो आप भी वही बात करें कि इसको जो है वो मारने का नहीं कर रहे, लेकिन ये कि शेल्टर हैं तो वहां शेल्टरों की तरफ किया जाए, कोई ना कोई इसका हल हो। लेकिन जो जिल्लत वाला मामला, मैं आयजा हैदर साहब आपसे सवाल, मेरा सवाल भी ले लीजिएगा,
जी जी, मेरा साथ सवाल भी ले लीजिएगा, मैं चाहूँगा आप कमेंट भी करें। पाकिस्तान जैसा एक मुल्क है जिसमें एक 22 लाख तो सिर्फ वैक्सीन वो कह रहे हैं कि वो चाहिए है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इतनी बड़ी तादाद, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, अभी इस्लामाबाद मैंने हालिया शिफ्ट हुआ हूँ, कराची में तो खैर मैंने बहुत बड़ी तादाद देखी है आवारा कुत्तों की और काटने वाले कुत्तों की, मतलब मेरा आईनी शाहिद भी हूँ इस चीज़ का। इस्लामाबाद में मैंने देखा कि आज से 10 साल पहले जब इस्लामाबाद में मैं था और अब शिफ्ट हुआ हूँ, बहुत फ़र्क हो गया कि उनकी बहुत बड़ी तादाद है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान, इंतज़ामी मामलात, तो क्या हल है कि सब कुत्तों को वैक्सीनेट करना, उनको रिलीज़ करना, ये मुमकिन है? और इतने तो शेल्टर होम ही नहीं, इतने तो शेल्टर नहीं बन सकते। ये मुमकिन है अगर इखलासी नीयत से आप वो काम करें। मसलन अभी इतनी जज्बाती इन्होंने सारी बातें कही हैं। बात यह है कि जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं, उसी अल्लाह की ये मखलूक है और इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप बगैर किसी जुर्म, बगैर किसी तकसीर के कहें कि जी हमें खौफ आता है या हमें अच्छे नहीं लगते कुत्ते या वो काट ना लें तो हम उनको मार देते हैं। इसी नजरिए की वजह से लाखों कुत्तों को बेरहमी से मारा गया है, सिर्फ इसी वजह से कि आप लोगों को खौफ और उसका डर है। देखें, कुत्ते में और भेड़िए में फर्क होता है। पूरी दुनिया में कुत्तों को जब आप उनके साथ बिहेवियर सही रखते हैं तो वो इंसानों को नहीं काटते हैं। हमारे जैसे मुल्क, बांग्लादेश, श्रीलंका, उन्होंने जो ये TNVR पॉलिसी है जो कि WHO की बताई हुई एक तजवीज थी, उसको अमल करके उन्होंने अपने स्ट्रीट डॉग्स की ओवर पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लिया है। अतर मिनल्ला से जस्टिस अतर मिनल्ला के वर्डिक्ट को देख लें, जस्टिस आयशा मलिक के वर्डिक्ट को देख लें, जस्टिस जवाद हसन के वर्डिक्ट को देख लें, अभी जो रिसेंट हमारे 2-3 केस चले हैं, जस्टिस मखदूम हसन जो हैं उनका वर्डिक्ट देख लें। सबने कहा है कि आपके पास कोई लीगल, कोई मॉरल, कोई रिलीजियस अथॉरिटी नहीं है कि आप बगैर किसी गुनाह के ओवरऑल एक पूरी नस्ल को खत्म करने की कोशिश करें। आपको कुत्तों के साथ बिहेवियर कैसे बेहतर करना है, ये समाजी लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। कुत्ते को आप एक दफा प्यार से खाना खिला दें, वो दुम हिलाता है, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब आप उसको पत्थर मारेंगे, जब आप नफरत का इजहार करेंगे उससे, तो फिर उसके अंदर आप लोगों के खिलाफ, एक इंसानों के खिलाफ एक झिझक पैदा हो जाती है। तो कुत्ता भेड़िया नहीं है। आपको कुत्ते को इज्जत देनी पड़ेगी। इंसानों की भी इज्जत है और अल्लाह ताला कहते हैं हर मखलूक की इज्जत है क्योंकि वो अल्लाह की इबादत करती है। तो हमारा हक नहीं है, दांत तो हमारे भी हैं, फिर इंसानों को भी मार दे। मोटरसाइकिलों से एक्सीडेंट्स होते हैं तो फिर सारी मोटरसाइकिलें बंद कर दें। अगर एक कुत्ते का काटने का वाकया आ जाता है, बहुत अफसोसनाक होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप जेनोसाइड क्रिएट करना शुरू कर दें कि आप कहें कि अगर एक कुत्ते ने काटा है तो अब हम 10,000 कुत्तों को मारेंगे। किस कानून के तहत? अब ये राइट्स में मामला आगे एक तरफ जो है, जैसे अभी इंडियन कोर्ट ने की कि एक तरफ इंसानी जान, दूसरी तरफ कुत्तों की जान, तो तरजीह उस वक्त जो है इंसानी जान में होगा। पाकिस्तान में तो इंसानी जान, पॉलिसी में ये लिखा हुआ है, हमारी एक पॉलिसी बनी थी 2021 में, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो खतरनाक कुत्ता होगा उसको यूथनाइज किया जाएगा। यूथनाइज का मतलब है उसको एक टीका लगा के सुला दिया जाएगा। वो ये नहीं होगा कि आप छोटे छोटे पपीज दिए हुए हैं और माँ अग्रेसिव हो रही है कि मेरे बच्चों के करीब कोई ना आए तो आप उसको जहर देके और तड़पता हुआ मार दें। ये आपको हक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चल, ये एक तरफ ये मौक़िफ़ बिल्कुल आ गया। अब देखना ही है जफर साहब के खतरनाक कुत्ते जो हैं उनको मारा जाएगा, दूसरे कुत्तों का ये तो अब टेक्निकल जो लोग हैं वो समझ पाएंगे कि गली में आवारा कुत्ते किस तरह से। जी जफर साहब भाई देखें, मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ हर गली में 8-8, 10-10 आवारा कुत्ते मौजूद हैं। जैसे ही इंसान बाहर निकलता है वो भाग के आते हैं, दौड़ाते हैं और काटते हैं। अब मैटर ये, मैंने आपसे शुरू में कह दिया था कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, जिस तरह हम आवाम के मसाइल, आवाम की 18 घंटे की लोड शेडिंग एक मिनिस्टर को हम इसलिए नहीं समझा सकते, वो रहता जिन बंगलों में, वहाँ इतने जनरेटर, इतने यूपीएस, उसको पता ही नहीं चलता कि लाइट कब गई कब आई। गर्मी की अजियत क्या होती है, बूढ़े बीमार वालिदैन अगर गर्मी में अपनी आखिरी के जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, वो क्या अजियत है। तो वैसे ही शायद मैं इन बहन को ना समझा सकूं, क्योंकि जो ये बात कर रही है वो मेरे इल्म में नहीं है। आम लोगों की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान की 80% आबादी है, जो कराची की 80% पॉपुलेशन है, जिसको हम डिफेंस की लेफ्टन नहीं बोलते, जिसको हम खारादर से लेकर लांडी तक का एरिया बोलते हैं, नई कराची से मंगोपीर तक का एरिया बोलते हैं। वहां पर हजारों लाखों कुत्ते इंसानों को काट रहे हैं। जब किसी के 2 साल के बेटे का गाल कुत्ता काट के ले जाता है ना, उसके बाद वो बैठ के कुत्तों, जंगली आवारा कुत्तों की तारीफ नहीं करेगा कभी भी। चलिए ये एक बात तो क्लियर। एक मुझे जरा प्लीज, एक मुझे बात देने दें। आज डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन है, बहुत कराची की मायानाज डॉक्टर थी, इंडस हॉस्पिटल में काम करती थी इन्फेक्शियस डिजीजेस के। उन्होंने रेबीज फ्री कराची का एक प्रोग्राम रन किया पिछले 6-7 साल।
और उन्होंने कराची के अंदर से एक एग्जाम्पल बनाई थी कि एक इलाका, आई थिंक उसका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, लेकिन वहां के लोगों को अवेयरनेस दे के उसी इलाके में उन्होंने कंटेनर खड़ा करके वहां पे ऑपरेशंस किए और लोगों को कहा कि ये इलाके के जो कुत्ते हम आपके ऑपरेट कर रहे हैं ये आपके इलाके को सेफ कर देंगे। किस ठीक है, तरह? मैं देखिए दोनों साइड से एक बात का तो क्लियर मौकिफ है। आप भी कह रही हैं, जफर अब्बास भी ये कह रहे हैं कि दोनों ये कह रहे हैं कुत्तों को मारे ना, लेकिन इंसानों को जो है बचाने का मामला जो जफर कह रहे हैं कि वो सरे फहरिस्त होना। अवेयरनेस की जरूरत है। एक मुदस्सिर भाई एक टारगेट तय कर लें कि भाई 10,000 लोग या 10,000 बच्चों को जब ये आवारा कुत्ते खा जाएंगे तो हमारी हुकूमत उसके बाद सोचेगी कि आवारा कुत्तों को रहना है शहर में या इंसानों को रहना है। ये मुबालगा आ रही है। रेबीज की तादाद 100 में से पॉइंट कुछ % भी नहीं है। मैं रेबीज की बात ही नहीं कर रहा, मैं रेबीज की 100 बात में नहीं कर रहा बहन, मैं उन भी बुजुर्गों नहीं की है। बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना आयजा हैदर साहब, इतना सिर्फ मैं मुझे प्रोग्राम खत्म करना है, इतना सिर्फ ये कहूँगा जिस हॉस्पिटल के हवाले से आप बात करी, मेरा बिल्कुल उसके सामने, वैसे नहीं बताते एड्रेस, मैं उसके बिल्कुल सामने रहता हूँ। उसी एरिया में, वो बहुत पसमानदा इलाका है, लांडी के करीब कोरंगी का इलाका है, मैं वहाँ रहता हूँ। मुझे मालूम है कि वहां इतनी बड़ी तादाद हैं, इतने मशहूर है, इतनी तादाद है कि वहां शायद वहां बहुत, मैं अब की बार अपनी वीडियोस मुतफिका तौर पर बना के वो पेश करूंगा। मैं ये बात बोलने वाला था कि ये आप जो वाकया बता रही हैं बहन के कौन से इलाकों के अंदर कुत्ते बहुत मददगार साबित हो रहे हैं, मुझे बताएं, मैं जाके वहां पर वीडियो बनाऊंगा। किसी के मासूम बच्चे की जब लाश उठती है ना, कुत्ते ने काट के मार दिया। आप चले मेरे साथ, आप देखें जब किसी के घर में मैयत उठती है कुत्ते ने काटेगी, वो लोगों को क्या बताएगा कि मेरे बच्चे को कुत्ते ने काट के मार दिया। बिल्कुल सही। चले, मैं तो हुक्मरानों से तो अपील कर रहा हूँ बहन, मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारा अलमिया ये है कि हम जिनके आगे बोल रहे हैं। चले एक चीज मैं वक्त खत्म हो रहा है, एक चीज जो है वो मुतफिका है कि हुक्मरानों को अपना काम करें जो आपका डाटा कह रहे हैं, और जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं जफर साहब, हुक्मरानों के काम करने के हैं, लेकिन कुत्तों को मारा ना जाए, उनके लिए एक शेल्टर्स हों, ये भी हुक्मरानों का काम है या जो NGOs हैं उनका काम है, लेकिन ये मिलकर करने का बहरहाल है, क्योंकि इंसानी जान सबसे ज़्यादा कीमती है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।